कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल और अध्याय 1 चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। बच्चों, संसाधन और विकास पर हमने 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों वीडियो थ्योरेटिकल टाइप के हैं। तो आज हम जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो पूर्णतः प्रश्नों पर आधारित होगा। सीधे प्रश्न और उसके उत्तर होंगे, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हैं और अब प्रश्नों के उत्तर ज़्यादातर आपको पता होंगे। तो हमने सोचा कि अब एक प्रश्नोत्तरी वीडियो बना दें ताकि इस चैप्टर को आप भली भांति अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है, प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। जानते होंगे क्योंकि थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है। तो इसके 2 हैं प्रकार। नंबर 1 जैविक संसाधन, उदाहरण में मनुष्य। अजैविक संसाधन में उदाहरण जल, जमीन, वायु, जो भी आप समझ लें। और अगला प्रश्न है, सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन हैं? सड़क और नहर ये सब राष्ट्रीय संसाधन हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए। ये सब जानते होंगे, उसमें पढ़ाया भी गया है, लेकिन देख लो। प्राचीन जलोढ़ को बांगर और नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होता है। एजेंडा 21 क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? संसाधनों का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना ही संसाधनों का संरक्षण है। संसाधन विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जिसके अंतर्गत संसाधन का मानवीय संतुष्टि में उपयोग किया जाता है। समाप्य के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्य के आधार पर एक नवीनीकरण योग्य संसाधन, एक अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इसके बारे में बताना नहीं, उस थ्योरी वाले पोर्शन में सब बताया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया था। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौगोलिक तत्वों के नाम बताइए। तो वो हैं भू आकृतिक, जलवायु और मृदा। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं? ये भी बताया गया, 33%। बंजर भूमि में कौन कौन से स्थलीय भाग सम्मिलित हैं? तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि आती है। वर्तमान में भारत की कितने हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? आपने उसमें देखा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत हो चुकी है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा का नाम बताओ। तो काली मिट्टी। संसाधन से क्या समझते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है संसाधन कहलाती है।
नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिसका नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। संभावित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो कि किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको पूरा फिगर जानना चाहते हैं तो याद कर लीजिए 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। नहीं, लाख नहीं, सॉरी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी इसको 60 में लिख दिया गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर पूरी फिगर आप जानना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें 10% से भी कम क्षेत्र पर फसलें उगाई जाती हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र पर फसलें उगाई जाती हैं। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। भारत में लैटराइट मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती? भारत में लैटराइट मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों पाई जाती है? लैटराइट मृदा में अत्यधिक ताप के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमस की कमी होती है। लैटराइट मृदा किस क्षेत्रों में विकसित होती है? लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाई जाती है? जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक कारकों के नाम बताइए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मृदा के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है? 2 कारण बताइए। जलवायु अपक्षय की दर निर्धारित करती है। जलवायु वनस्पति के प्रकारों का निर्णय करती है और इन सबको मिलाकर के मृदा बनती है। भू संसाधनों का निम्नीकरण किस कारण हो रहा है? लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंध की अवहेलना करने एवं लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा अपरदन के 2 कारण बताइए। नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो वो बांध का निर्माण वृक्षारोपण करके और समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। भूक्षरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 मानवीय कारण लिखिए। तो भूक्षरण के लिए शहरीकरण और औद्योगिकरण इसके कारण हैं। नवीनीकरण संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों के 2 बिंदुओं में अंतर लिखिए। नवकरणीय संसाधन एक प्रकार प्रयुक्त करने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं, जबकि अनवकरणीय संसाधन पुनः निर्मित नहीं हो पाते। नवकरणीय संसाधनों में
महासागर, जल, सौर ऊर्जा, वायु, पवन आदि आते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन खनिज पदार्थ आते हैं। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के 4 उपाय बताइए। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध। नंबर 2, पशु चारण नियंत्रण। नंबर 3, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर खनन नियंत्रण करके भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? संसाधन नियोजन के किन्हीं 2 स्तरों का उल्लेख कीजिए। संसाधन नियोजन का अर्थ संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपनाई गई तकनीकी या क्षमता संसाधन नियोजन कहलाती है। संसाधन नियोजन के स्तर। संसाधन नियोजन के 2 प्रमुख स्तर हैं। नंबर 1, संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी और नंबर 2, संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन। व्यक्तिगत संसाधन तथा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो किसी निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। निजी बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि निजी स्वामित्व वाले संसाधन हैं। नंबर 2, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन जो समुदायों के लिए समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। गांव में शामिलात भूमि, तालाब, नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान आदि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न हुई समस्या बताइए। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। नंबर 2, संसाधन समाज के ही कुछ लोगों के हाथ में आ गया है, जिससे समाज 2 हिस्सों अमीर और गरीब में विभाजित हो गया है। नंबर 3, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है। जलोढ़ मृदा के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान में फैली हुई है। नंबर 2, जलोढ़ मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों तथा सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित हैं। नंबर 3, जलोढ़ मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। अधिकांश ये मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन क्यों किया गया, स्पष्ट कीजिए। जून 1992 में विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो डी जेनेरो में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता किस कारण है, स्पष्ट कीजिए। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। नंबर 1, भारत में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत जैसे संसाधनों की विविधता वाले देश में यह महत्वपूर्ण है, जहां ऐसे
यहाँ ऐसे प्रदेश भी जहाँ एक प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं किंतु दूसरे प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर हैं तथा कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। इस कारण देश में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है बताइए। संसाधनों की बर्बादी को रोकना, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रखना, सीमित संसाधनों का सभी को उपलब्ध कराए जाने तथा संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखने आदि के लिए संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपानों का उल्लेख कीजिए। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना तथा संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। संसाधनों का विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संरक्षागत यानी संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। संसाधन के संरक्षण का क्या अभिप्राय है। संसाधनों के संरक्षण के 3 कारण बताइए। संसाधन संरक्षण का अर्थ मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंध को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के कारण वर्तमान पीढ़ी को उनका सतत लाभ प्रदान करना तथा इसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव भी निहित है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना, ये सारा जो है अभिप्राय है संसाधन के संरक्षण का। पुराने जलोढ़ एवं नवीन जलोढ़ में अंतर बताइए। पुरानी जलोढ़ यानी बांगर एवं नवीन जलोढ़ यानी खादर में निम्नलिखित अंतर है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं जबकि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर ऊंचा मैदानी भाग है जहां नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, जबकि खादर मैदानी भाग है जहां नदियों का बाढ़ का जल पहुंचता है। बांगर अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है जबकि खादर अधिक उपजाऊ होता है। बांगर गठन में बांगर की मिट्टी मोटे कणों वाली होती है और खादर की मिट्टी महीन कणों वाली होती है। एजेंडा 21 से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्तरीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी एवं रोगों से निपटना है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है। नंबर 1, समोच्च जुताई यानी ढाल वाली भूमि पर जुताई समोच्च रेखाओं के समानांतर करने से ढाल के साथ जल बहाव की गति समोच्च रेखाओं के समानांतर करने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। कम हो जाती है और बहाव कम होता है। जब ढाल होता है, ढाल के अनुरूप जुताई न करके ढाल के अगर समानांतर जिधर ढाल है और उसी के अनुरूप आप जुताई करेंगे तो जल बहाव बढ़ जाएगा, और जब उसके विपरीत आप जो है समोच्च रेखी जुताई कराएंगे तो बहाव घटता है। कहने का मतलब अगर उसके ढाल के समानांतर यानी उसी दिशा में, ढाल की दिशा में आप जुताई करते हैं तो नालियां बन जाती हैं और बहाव बढ़ जाता है और मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है।
दूसरा सोपान कृषि, भूमि में ढाल पर सीढ़ीदार कृषि करने से भूमि अपरदन नियंत्रित होता है। कृषि पट्टी, एक बड़ी कृषि भूमि को छोटी छोटी घाटियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर वायु की गति को कम करके भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। रक्षक मेखला, पेड़ों को एक कतार में लगाकर वायु की गति को कम करके भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसको समोच्च रेखी जुताई, ये जो है समोच्च रेखा के अनुरूप ढाल के विपरीत, यानी ढाल के रोकने, यानी उसके जैसे ढाल ऊपर से नीचे है तो दाएं से बाएं जुताई कर दीजिए तो वो नालियाँ बेड़ी बन जाएंगी तो उससे रुक जाएगा। तो यहाँ यही होना चाहिए, समोच्च जुताई में ढाल वाली भूमि की जुताई समोच्च रेखाओं के समानांतर करने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम हो जाती है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा किस किस प्रकार अपरदित होती है? मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारक कृषि गलत तरीकों से मृदा अपरदन, कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन। नंबर 2, शुष्क एवं बलुई क्षेत्रों में तीव्र हवा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। नंबर 3, पेड़ों का अविवेकपूर्ण कटाई तथा वनोन्मूलन के कारण बार बार बाढ़ें आती हैं जो मृदा को हानि पहुंचाती हैं। और नंबर 4 है, खनन एवं निर्माण कार्य भी मृदा को अपरदित करने में सहायता करते हैं। संसाधन विकास में प्रौद्योगिकी और मानव की भूमिका बताइए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में केवल संसाधनों के उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। अतः उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास एवं मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर संसाधन विकास आधारित होता है। भूमि का उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से क्यों किया जाना चाहिए? भूमि का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, किंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। भारत की मुख्य भूमि आकृतियों का उल्लेख कीजिए। भारत में भूमि पर निम्नलिखित प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1, मैदान। भारत के में लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान विस्तृत हैं, जिस पर कृषि, उद्योग आदि, सड़क आदि सुविधाजनक कार्य किए जाते हैं। नंबर 2, पर्वत। पर्वत में भारत में पर्वत कुल क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वत कुछ बारहमासी अर्थात वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों के प्रवाह से सुनिश्चित करते हैं। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं तथा पारिस्थितिकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3, पठार। भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन एवं वनों का अपार भंडार संचित है। 3 राज्यों का नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। पूर्वी तट के नदी डेल्टा में जलोढ़ मृदा पाई जाती विशेषता है। ये फास्फोरस, पोटाश एवं चूना युक्त होती है। इसमें रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका
के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ढालों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। समोच्च रेखी जुताई की जानी चाहिए। जैव एवं अजैव संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, पशु। अजैव संसाधन वे संसाधन जिसका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है। जैव संसाधन कहलाते हैं जैसा चट्टानें एवं धातुएं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ है? प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। जैसे नंबर 1, प्रौद्योगिकी विकास हमें आधुनिक औजार एवं मशीनें प्रदान करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप संसाधन का अधिक प्रयोग होता है। नंबर 2, प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। इसके फलस्वरूप पुनः संसाधनों का प्रयोग बढ़ जाता है। आर्थिक विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस नवीनतम प्रौद्योगिकी से नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए आज राजस्थान में उचित प्रौद्योगिकी के कारण विभिन्न खनिज एवं शक्ति संसाधनों का पर्याप्त दोहन किया जा रहा है, जिससे विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है और आर्थिक विकास से संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। संसाधन किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। संसाधन का अर्थ पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करता है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है एवं जो कि आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मानी जाती है, संसाधन कहलाती है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे बाग, तालाब, कुआं जो व्यक्तिगत हों वो होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन जो कि समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं गांव के चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल एवं खेल के मैदान सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी रूप से देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है। सड़कें, नहरें और रेल लाइन राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूर से खुले हुए महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इस संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। संसाधनों के नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसाधनों के उपयोग, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपनाई जाती है। अतः संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने, विनिष्टता से बचाने एवं प्रदूषण रहित रखने तथा उसके संवर्धन हेतु नीति एवं विधि का निर्धारण करने की कला संशोधन नियोजन कहलाती है। कला संसाधन नियोजन कहलाती है।
संसाधन संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाए जिससे संसाधनों पर बढ़ता दबाव कम किया जा सके। संसाधन उपयोग की नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग हो। अपशिष्टों में कमी तथा प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। समन्वित पर्यावरण तंत्र प्रबंधन अपनाया जाए। आम लोगों की संसाधन उपयोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जाए। शिक्षा का विकास, विस्तार एवं प्रसार किया जाए। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्गीकरण करिए। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतिक जलवायु एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में निम्नलिखित मृदाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो कि विस्तृत रूप से फैली है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदाएं हिमालय के 3 नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जमावों से बनी है। इसके 2 प्रकार हैं, बांगर और खादर। नंबर 2, काली मिट्टी। इस मृदाओं का रंग काला होता है तथा इसे रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उत्तम होती है तथा इसको काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन के पठार पर पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल एवं पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। नंबर 4, लैटराइट। लैटराइट मृदा उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लैटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके ही खेती की जा सकती है। लैटराइट मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती है। नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नंबर 4 है वन मृदा। इस प्रकार की मृदाएं मुख्य रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा एवं वन उपलब्ध हैं। ये अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। ह्यूमस रहित होती है। भारत में भूमि निम्नीकरण अर्थात ह्रास की व्याख्या कीजिए तथा इसे नियमित करने के उपाय बताइए। भूमि प्राकृतिक प्रदत्त एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज प्राचीन काल से करते आए हैं, लेकिन मनुष्य ने अपने लालच के कारण भूमि का अत्यधिक ह्रास किया है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक। भूमि के निम्नीकरण के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी कारक हैं। नंबर 1, खनन। खनन के उपरांत खदान वाले स्थानों को गहराई खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। वनों को काटा जाता है जिससे भूमि का अपकर्षण होता है। अति पशुचारण। चारागाहों में पशुओं के निरंतर चराई के कारण भूमि का ह्रास होता है। अत्यधिक सिंचाई। भूमि की अत्यधिक सिंचाई से जलभराव होता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न जलाक्रांतता के परिणाम स्वरूप भूमि की लवणता एवं क्षारीयता बढ़ जाती है जिससे भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है। खनिज प्रक्रियाएं। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना तथा मृदा उपयोग में खड़िया मृदा और शैल खड़ी
सेल खड़ी का प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इनकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा में जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट। विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि एवं जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय: वनों एवं चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाना, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण, रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाना, बंजर भूमि का उचित प्रबंध किया जाना, औद्योगिकी जल को परिष्कृत के उपरांत विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम करना, खनन की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाना। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के प्रकार एवं संरक्षण को समझाइए। बार बार वही आता है मृदा अपरदन। वही मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, उत्खाद भूमि। जलवाहित जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसको अवनलिका कहते हैं। इस प्रकार की भूमि जुताई के अयोग्य हो जाती है। इसे उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, चादर अपरदन। अनेक बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जिससे इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इससे चादर अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके अपनाना। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपरदन होता है। मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। समोच्च जुताई करके, सीढ़ीदार कृषि और कृषि पट्टियाँ, पेड़ों को कतारों में लगाना। ये कई बार हो चुका है, तो इसको देख लीजिएगा, या तो कहो पढ़ ही देते हैं भाई, नहीं कहोगे छोड़ दिए। अब देखिए संरक्षण की मृदा संरक्षण का कैसे उपाय किया जा सकता है। समोच्च जुताई यानी समोच्च जुताई, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। देखो यहाँ सही लिखा है। नंबर 2, सीढ़ीदार कृषि। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि भूमि को नियंत्रित करती है। पश्चिम तथा मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। नंबर 3, पट्टी कृषि। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों के द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाना। पेड़ों को कतार में लगा करके रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इस रक्षक पेटी का पश्चिमी भारत में रेत के टीले के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार आपका ये जो प्रश्नोत्तर वाला वीडियो है ये भी कंप्लीट हुआ। अब आपका भूगोल वाले पोर्शन का प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास समाप्त होता है और अगले वीडियो में अगला अध्याय आपके सामने होगा।